नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग आज पढ़ रहे हैं 7th नंबर का वीडियो है सितंबर में होने वाले सीपीसीटी एग्जाम के लिए। ऐसी आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस क्लास के जो इसके पहले के वीडियो है, 6 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, उसके लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। ठीक है, इसके पहले आप चाहो तो पेज पे जाके प्लेलिस्ट में भी सारा कुछ देख सकते हो। हमारे पास पे एप्लीकेशन पे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक ये फुल कोर्स है और एक ये 60 मॉक टेस्ट है। फुल कोर्स में अब आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, इसके एडमिशन हम लोगों ने ऑलरेडी कल से बंद करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत कम समय है और इसकी वैलिडिटी कहाँ तक के है, तो सिर्फ ये एग्जाम के लिए है, तो इसको ना लेके मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक के ही है, लेकिन एग्जाम के टाइम में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कैसे आपकी तैयारी हो गई है, कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, उसको पढ़ पढ़ के हम इसमें सीख सकते हैं और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का प्रश्न, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। अब रोज हम एक प्रश्न आपको दिया करेंगे, उसके आंसर आपको लगाने हैं कमेंट में जाके। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर है पोस्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, ये बस कमेंट में जाके आप या तो सिर्फ ऑप्शन लिख सकते हो कि जो ऑप्शन होगा वो लिख सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे पूरा का पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहने वाले विशेष रूप से डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स क्या कहलाते हैं? किसी अन्य डिवाइस में, तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा प्रश्न इजी रहता है। देखिए, प्रश्न इजी हो जाते हैं मेरे एक्सप्लेन करने के बाद में, तो प्रश्न ध्यान से समझिए और ऐसा ही आपको एक्सप्लेन करना है खुद के लिए, कहाँ पर, एग्जाम में, तो प्रश्न इजी हो जाएगा। यहाँ पर है किसी अन्य डिवाइस के अंदर कोई चिप की बात की जा रही है। तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी अन्य डिवाइस, मतलब पहले से कोई डिवाइस है, वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है, वहाँ पे उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोई स्पेशल वर्क आपको कराना है, कोई स्पेशल काम उससे आपको कराना है, तब हम लोग उसमें एक कंप्यूटर का चिप लगा देते हैं, है ना, कंप्यूटराइज चिप हम उसमें लगा देते हैं उस डिवाइस में, तब वहाँ से एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है हमारे हिसाब से। अदरवाइज उसका पहले जो मैकेनिज्म है वो बराबर काम कर रहा है, बाद में भी बराबर करता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम के लिए हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमको सर्वर। सर्वर क्या होता है? एक हाईली कॉन्फ़िगर मशीन होती है जो कि नेटवर्क में कनेक्ट होती है और जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं बाकी सारे क्लाइंट कहलाते हैं। सर्वर के पास में सारा कुछ होता है, अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, डेटा स्टोरेज उसके पास में होगा, प्रिंटर वगैरह बहुत कुछ उसके पास में होता है, तो खुद यूज नहीं करके क्लाइंट को दे देता है। तो सर्वर का काम हमेशा क्या है? देने का है। चिप्स की बात हो रही है। चिप नॉर्मली हम लोग बोर्ड्स पे जितने भी छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स यूज करते हैं, उसमें हम अगर कोई चिप लगा रहे हैं, कोई आईसी लगा रहे हैं, तो हम उन लोगों को एक मोटे तौर पर चिप्स हम लोग बोल देते हैं, याद रखना। हालांकि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको भी चिप्स कहते हैं। फिर हमारे पास रोबोट कंप्यूटर है। रोबोट कंप्यूटर मतलब कोई कंप्यूटर होगा और रोबोट के जैसे काम कर रहा होगा, उसकी बात की जा रही है। फिर हमारे पास में है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले से कोई मशीन है, वो अपना काम कर रही है, उसमें किसी विशेष काम को कराने के लिए हमने उसमें एक चिप लगा दी, वो कहलाता है क्या? एम्बेडेड कंप्यूटर। वो जो चिप होती है, छोटी सी चिप जो लगी है, वो चिप ही कहलाती है एम्बेडेड कंप्यूटर। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने कार देखी होगी, कार वही डिवाइस है जो पहले से काम कर रही है। उस कार में जो सेंटर लॉक लगाया जाता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर है। सेंटर लॉक की चिप उसमें लगा दी है, रिमोट से आप डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। टीवी का रिमोट भी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बटनों से भी हो जाता है, पर आपने रिमोट रखा है तो उसमें एक चिप लगी है जिससे काम कर रहा है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में जो एग्जाम के लिए पूछता भी है, वो है डिजिटल घड़ी, है ना। आप लोगों ने घरों में डिजिटल घड़ी देखी होगी, ऑफिस में देखी होगी, जिसमें टाइम के साथ साथ क्या बता रहा है, वो रूम का टेम्परेचर भी बता रहा है। तो घड़ी का काम तो है आपको टाइम दिखा रहा है, अब वो उसमें रूम का टेम्परेचर आपने अलग से जोड़ दिया। तो रूम का टेम्परेचर सेंस करने के लिए आपने जो उसमें चिप और सेंसर लगाए हुए हैं, वो आपकी चिप है। कौन सी? एम्बेडेड चिप है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्लॉक की स्पीड किस पे नापते हैं? देखिए, कंप्यूटर क्लॉक क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू की हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट की हम बात करते हैं, उसमें हमारे पास में सीयू होता है। क्या होता है? सीयू। ये क्या होता है आपके पास में? कंट्रोल यूनिट होता है। तो जो हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर आते हैं,
है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर जो आते हैं अभी, उनका जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं। तो आलेवर जितने भी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, उन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करना और उनसे उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम लेने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट की स्पीड काय में नापते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो स्पीड होगी हमेशा हम नापते हैं किसमें, हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापेंगे, हर्ट्ज में। अब यहां पर हमारे पास दे रहा है वो गीगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज, दो चीजें दे रहा है। तो आमतौर पे जो हमारे पास सीपीयू आते हैं उसमें हम लोग मेगा हर्ट्ज यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। जो सीपीयू आता है उस पर क्लॉक स्पीड लिखी हुई रहती है, तो 2.1 होगी, 2.8 होगी, है ना, या 1.8 होगी। तो ये हमारे पास में क्लॉक की स्पीड होती है जो सीपीयू के ऊपर ही लिखी हुई रहती है। किस में रहती है, वो मेगा हर्ट्ज में रहती है आमतौर पर, याद रखिएगा, है ना। और नॉर्मल अगर पूछे तो हर्ट्ज में नापी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल बी का ऑक्टेल समतुल्य क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको हम 2 स्टेप में पूरा करेंगे। और 2 स्टेप क्यों लग रही है हमको, देखिए यहाँ पर क्या है, हेक्साडेसिमल है हमारे पास में, उसको किससे बदलना, ऑक्टेल में बदलना है तब, है ना। और वैसे भी हेक्साडेसिमल से चाहे ऑक्टेल में बदलना हो या हमको डेसिमल में बदलना हो, अगर इस तरीके से उसमें अल्फाबेट्स हमको दिए हैं तो 2 स्टेप ही हमको लगती है। पहली स्टेप कौन सी है, पहली स्टेप में हम लोग हेक्साडेसिमल, याद रखिएगा हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि कभी एग्जाम में पूछा नहीं पूछा, ऐसे पैटर्न में भी चलता है, या एक ही एग्जाम में, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि उसने पहले दूसरे दिन नहीं पूछा, तीसरे दिन पूरे 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए। तो हमारे पास जो कन्वर्जन है, चाहे डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टेल हो, ये जितने भी प्रकार के कन्वर्जन है हमारे पास में, इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। इसके एक बेसिक जो वीडियो है हम लोगों ने पहले से अपलोड किया है, जो आपको आई बटन में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें दिख जाएगा आपको। यहाँ पर फिलहाल इसको आप समझ लीजिए, हमारे पास में हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल मतलब कि कितने डिजिट होते हैं इसमें, टोटल 16, ठीक है। कहा कौन कौन से 16 होते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वही 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कहाँ तक के होते हैं, 0 से 15 तक के ही होते हैं, 16 नहीं होगा। ये 0 भी तो है एक हमारे पास में। अब समस्या ये है कि हम लोग जब यहाँ पे नंबर सिस्टम में काम करते हैं तो हम लोग उसको कहाँ तक के ऐड करते हैं, हम लोग सिर्फ 10 तक के जाएंगे, कहाँ तक के, मतलब 9 तक के जाएंगे, मतलब सिंगल डिजिट तक के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है, 0 से 9 तक के। अब इसके बाद के जो हमारे पास में 6 डिजिट है, इनको हम उस फॉर्म में यूज नहीं करते, मतलब डबल डिजिट में यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट कहाँ से, यहाँ 10 को हम बोलते हैं क्या, ए, इसको हम बोलेंगे बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो आपके एग्जाम का एक और प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता है कि हेक्साडेसिमल में अंक की सीरीज कहाँ तक की होती है, तो उसको आप बता दीजिए कहाँ से, 0 से होगी, 0 से कहाँ तक के, F तक के, इतनी होती है, 0 से F तक के होती है, बस ये आप उसको बता दीजिएगा। अब हमारे पास में प्रश्न जैसे का वैसा आ गया कि हमसे वो पूछ रहा था किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए क्या हमारे पास में, बी के लिए निकला 11, ठीक है। तो 11 को हमने रख दिया यहाँ पर। अब इसमें हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप जो हमारी ऑक्टेल संख्या निकालनी है। जब भी किसी का ऑक्टेल संख्या हमको निकालनी है तो उसमें कितने का भाग देते हैं हम लोग, 8 का भाग देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ पर जो बढ़िया रूल है, जहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो कौन सा है कि इसमें भाग हमको देना है। तो आमतौर पर जब हम भाग देते हैं तो इधर भागफल लिखते हुए चलते हैं, यहाँ भाग दिया, इधर भागफल लिख लिया, फिर संख्या को नीचे लिखा, फिर माइनस किया, इस तरीके से हम चलते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम नंबर सिस्टम में भाग देते हैं, इस जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे हमेशा क्या, हम लिखते हैं शेषफल। इस जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, शेषफल लिखने वाले हैं। दूसरी चीज कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम वह संख्या लिखेंगे जितने बार इसका भाग जा रहा है। जैसे 8 का भाग इसमें जितने बार जाएगा उसको यहाँ रखेंगे, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे, जितनी संख्या बचेगी यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। देखो 8 का भाग अगर हम 11 में देते हैं 8 का, तो कितने बार जाएगा भाई, 2 टाइम तो जा नहीं सकता, कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो जितने बार भाग जा रहा है उसको हमने कहा लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 11 में से अगर हम लोगों ने 8 माइनस कर दिया तो कितना आएगा हमारे पास में, 3 आएगा। ये जो शेषफल बचा है, इस शेषफल को हम रखते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट है, भाग जिस संख्या से हम दे रहे हैं
है ना, तो उसको यहाँ रख दिया, यहाँ पे संख्या जिसको भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जितने बार भाग हमने दिया है, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ शेषफल आएगा बस, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चूंकि इस 1 में 8 का भाग नहीं जा सकता, 8 से छोटा हो गया है, तो हम ये संख्या को ऐसा कैसा रखने वाले हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम का जो अगला रूल बोलता है वो ये बोलता है कि जब भी हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने भाग दे दिया, तो अब हमको डिजिट निकालनी है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पे बहुत बार होता है कि नीचे तक टेबल बनता है, जब हम डेसिबल निकालते हैं, बाइनरी निकालते हैं तब, तो यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो पहले नीचे में क्या है, 1 है, तो हमने लिख दिया 1। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, 3 बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब ये हमारा निकल गया क्या, ऑक्टेल निकल गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, इसको प्रैक्टिस करना, आसानी से हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 13 आया। तो बी का क्या आएगा भैया, 13 आएगा। इसको याद करना, प्रैक्टिस करना। MS वर्ड 2019 में रिबन को विस्तृत या संक्षिप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2019 की बात कर रहा है, हालांकि चाहे आप 2007 में हो या ऑफिस 365 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्जन से थोड़ा सा अंतर है, और जो अंतर जहाँ पे आएगा वहां पर मैं आपको बता भी देने वाला हूँ। तो चाहे वर्जन 2019 का हो या 365 का हो, आंसर सेम ही लगने हैं। हमको बोल रहा है कि इसमें रिबन को हमको क्या करना है, विस्तृत संक्षिप्त करना है या बड़ा करना है। कुल मिला के रिबन को शो एंड हाइड करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है ना। अब जैसे मैंने शो एंड हाइड बोला होगा, आपको शॉर्टकट की दिखने लग गई होगी। तो याद रखिए कि यहाँ पर एक्सपेंड करना है और कोलैप्स करना है, हटाना है और लेकर आना है, उसको बढ़ाना है और कम करना है। तो ये कहलाता है रिबन को शो एंड हाइड करना। रिबन जिनको नहीं पता है, सबसे ऊपर टाइटल बार हमारे पास में होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, रिबन होती है, जिस पे सारे हमारे पास टूल्स होते हैं। तो जब हम शॉर्टकट की चलाएंगे, इसको हाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये टूल्स सारे हट जाएंगे, टैब हमको दिखने लग जाएगी, लेकिन टैब विस्तृत रूप में हमको नहीं दिखने वाली है। तो इसी का साइज कम और ज्यादा किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो क्या है यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं Ctrl+F1। कौन सी शॉर्टकट की हमारे पास में, Ctrl+F1 जो है ये शॉर्टकट की है इसकी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार भी है, इसको याद रखना, क्लियर फॉर्मेटिंग की है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइन क्या कहलाती है। मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट होते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी कवर किया था, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में अगर हमको कनेक्ट करना है तो हमको जरूरत पड़ती है किसकी, बसेस की। और एक्सटर्नल और इंटरनल बसेस की बात हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख ली है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर देखिए, एक भी वीडियो स्किप मत करना, बड़ी आसानी से हम तैयारी कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं आपस में लिंक होते हैं, तो पतली पतली लाइनें देखी होगी आपने सर्किट बोर्ड में अंदर चिपकी हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं बसेस। और जो केबल भी हम लोग यूज करते हैं, किसी भी प्रकार के केबल, चाहे प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हो, कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो केबल होता है वो भी बसेस ही कहलाती है। तो वो एक्सटर्नल बसें होती है और अंदर कैसी होती है, सर्किट बोर्ड पर बनी हुई, क्या कहलाती है, वो बसेस कहलाती है, याद रखना। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है। देखिए, कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हमारे को आउटपुट प्राप्त होता है। तो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को आउटपुट में कौन बदलेगा, तो हमारे द्वारा जब भी हम इनपुट देते हैं, कहा जाता है वो प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट मिलेगा। तो मेन काम किसका हमारे पास में, इनपुट को आउटपुट में बदलने का, प्रोसेसर का। हम जो भी इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कौन बदलेगा, प्रोसेसर बदलता है, याद रखना। और हमारे पास में जैसे यहाँ पे पेरिफेरल है, पेरिफेरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल मतलब ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हम बाहर से अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ में, अनिवार्य नहीं होते हैं। जैसे कीबोर्ड माउस हमको लग रहा है, पर बाकी हम बात करें तो अनिवार्य नहीं है हमारे लिए। प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे का सारा पेरिफेरल कहलाता है। तो बेसिकली इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आती है, याद रखिएगा। मेमोरी, डेटा स्टोर करने की बात हो रही है, स्टोरेज वाला सेक्शन हो गया हमारे पास में। इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करता है, हमारा प्रोसेसर। और हमारे प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। एक्सेल की बात हो रही है ना। तो एक्सेल जिन लोगों ने चलाया है उनको तो बड़े अच्छे से पता होगा, जिन लोगों ने नहीं चलाया है तो याद रखना, ऊपर टाइटल बार होता है, इसके बाद रिबन होता है, और यहां पर हमारे पास में होता है क्या, FX, है ना। यहां पर लिख दो A1,
क्या होता है fx, मतलब क्या है फार्मूला बार। तो रिबन के जस्ट नीचे हमारे पास में क्या होता है फार्मूला बार होता है। तो जो भी एक्सेल की करेंट सेल में डेटा होगा है ना, या उसका एड्रेस होगा, कहाँ दिखाएगा हमको, इसी फार्मूला बार में दिखाएगा। पहले तो आप ये याद रख लो, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमारा जो फार्मूला बार होता है ये दो हिस्सों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है उसका यहां पर जहां पे मैंने A1 लिखा है, ये क्या आपके पास में, ये है आपके पास में नेम बॉक्स। दूसरा जो हिस्सा है ये फार्मूला बार ही है, ऑल ओवर पूरा फार्मूला बार होता है, ऐसा भी याद रखिए। अब अंतर क्या है यहां पर कि जहां पर हमारे पास में नेम बॉक्स की अगर बात करें तो जिस सेल में हमारा सेल का पॉइंटर होगा उसका एड्रेस हमको कहाँ दिखता है, ये सामने की तरफ, मतलब नेम बॉक्स में। अब ये फार्मूला बार बचा वाला जो है हमारे पास में, इसमें क्या दिखता है, तो जिस सेल, मतलब जिस सेल में हमारा सेल पॉइंटर है, यहाँ पे अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो वो कहाँ दिखेगा आपको, वो भी यहाँ दिखेगा, है ना। अब समझ जाइए, फार्मूला बार हमारे दो हिस्से में बटा होता है। पहले हिस्से में उस सेल का सेल एड्रेस दिखाई देता है और दूसरे हिस्से में उस सेल के कंटेंट दिखाई देते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल के कंटेंट कहाँ दिखाई देंगे, तब भी फार्मूला बार आप आंसर लगाइए। फिलहाल यहाँ पे दो हिस्से में बटा हुआ है, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं और वहां पे आंसर ढूंढ के लगाएंगे। हमको बोल रहा है फार्मूला बार यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होता है। स्टेटस बार सबसे नीचे एक पट्टी होती है स्टेटस बार की। टाइटल बार ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारे पास में, जब फाइल का नाम वगैरह दिखता है वो टाइटल बार कहलाता है। नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स जैसे कि आपको बताया फार्मूला बार का जो पहला हिस्सा होता है वो नेम बॉक्स कहलाता है। तो अगर एड्रेस की बात करेंगे तो वो नेम बॉक्स में ही दिखेगा, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूं इसी का। मान लो यहां पर नेम बॉक्स नहीं होता, यहां पे लिखा होता नन ऑफ दिस, है ना, तब हमारा राइट आंसर क्या होता, तब हमारा राइट आंसर हो जाता फार्मूला बार, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूं कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है फार्मूला बार ही है। तो प्रश्न को समझ के और फिर आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, पेंटियम ब्रांड नेम से कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाता है, पेंटियम नाम से, अरे ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बाकी एग्जाम में भी पूछता है कि पेंटियम के नाम से हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स आते हैं तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो पेंटियम के नाम से आता है। तो अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा P4 सुना होगा, पेंटियम 4। पेंटियम 4 जो है ये हमारे पास में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक। जो प्रोसेसर P2, P3, P4 ऐसे हम लोग पढ़ते भी है। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसर होता है या CPU होता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। हालांकि इसके लिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, पहले इसका आंसर बता देता हूं फिर इस अगले क्वेश्चन की बात करते। मोबाइल चिप नहीं कहलाएगी, कंप्यूटर चिप बोल रहा है, कंप्यूटर चिप भी नहीं कहलाएगी डायरेक्ट। और माइक्रो प्रोसेसर, तो हाँ माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारे पास में वो P4 के नाम से आता है, याद रखिएगा, कंप्यूटर नहीं आता है। तो पेंटियम के नाम से क्या आ रहा है, आपका माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है। इसके अलावा पेंटियम के अलावा कोर 2 डुअल कोर, i3, i5, उस नाम में से एक नाम है पेंटियम। जैसे भी i3 हम i7, i11 करते हैं ना, तो उस i की जगह पहले P यूज किया जाता था, वो क्या था, पेंटियम। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होती है ना, ये इसको माइक्रोसॉफ्ट बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल के नाम से बेचती है। इंटेल ड्यूल कोर, इंटेल P4, इंटेल i3, इस नाम से बेचती है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे जो आंसर बनता था इसका, पेंटियम के नाम से हमारा माइक्रो प्रोसेसर आता है, उसको याद रखें। अब नहीं आता, पहले आता था, अभी चल रहा होगा लोगों के घर में, जैसे P4 किसी क्या रखा होगा तो उसमें पेंटियम ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। देखिए, हमारे पास में खोज और खोजकर्ता, जिन लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो इस तरीके से प्रश्न जब भी एग्जाम में आएंगे उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको बोल रहे हैं चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज की अगर हम बात करें, इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो मैकेनिकल था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, और इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर ये होगा क्या, नहीं। मार्कोनी की बात करें तो इन्होंने रेडियो की खोज करी थी, रेडियो का आविष्कार हम लोग पढ़ते हैं, तो इनका भी नाम यहाँ पर नहीं आने वाला है। एलन ट्यूरिंग, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग का नाम आया है, तो ये हमारे पास में एलन ट्यूरिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर के लिए अवधारणा जरूर दी है, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास नहीं किया है, तो ये भी गलत हो जाएंगे।
फिर हमारे पास है जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मोचली, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली जो है इन्होंने आविष्कार किया है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। बेसिकली इन लोगों ने दो कंप्यूटर का आविष्कार किया है, एनिएक और यूनिवेक। तो एनिएक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं और यूनिवेक को पहला डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो एनिएक का आविष्कार किन्होंने किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो हमारे पास में जेपी एकर्ट और जॉन मोचली है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर ऐरावत कहाँ डेवलप और डिजाइन किया गया। भारत में बना सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो हमको मालूम भी है, परम 8000 है, उसी ने डेवलप किया है भैया किसको, ऐरावत को भी। ऐरावत भी भारत का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा, है ना। ये मोस्टली एआई के लिए जो डेवलप हमने किया है उसके लिए। हमसे बोल रहा है किसने डिजाइन और डेवलप किया, हमारे पास नाम है BARC है मुंबई, NAL बेंगलोर, सीडेक पुणे और नन ऑफ दिस। तो ऐरावत जो है इसको डेवलप किया है किसने, सीडेक ने। और जो हमारे पास IIT है वो कौन सी है, पुणे, है ना। तो सीडेक पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, याद रखना। और सीडेक का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये भी याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है, याद रखना। इसी ने जो पहला हमारे पास कंप्यूटर था परम 8000 उसको भी डेवलप कराया था और इसको भी कराया था, है ना। तो ये काफी सक्रिय है, याद रखना। और ये सीडेक पुणे को याद रखना, परम को भी इसी ने किया था और ऐरावत को भी इसी ने। ठीक, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। बाइनरी मतलब 0 या 1 में जो काम करता है वैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग। हमारे पास में अच्छा सारे हैं, हमको बोल रहा है पहले एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, भौतिक, पहले तो टाइप्स ऑफ कार्य के हिसाब से जो कंप्यूटर के प्रकार है उसमें आता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ये हमारे पास में जो भौतिक अवस्था है, भौतिक चीजें होती है उसको नापकर, मतलब भौतिक मात्राओं को नापकर अंकों में डिस्प्ले करता है। भौतिक मात्रा मतलब ताप, दाब, बल, ये जो होते हैं इनको नापेगा और अंकों में डिस्प्ले करेगा। तो जो पुराने हमारे पास गाड़ी का स्पीडोमीटर है, इसमें दूरी नापती है, जिसमें कांटा चलता है, डिजिट सरकते हैं, वो वाला पैटर्न में हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर, आज के समय में हम जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर है और ये काम करते हैं किस पे, बाइनरी कोड्स पे काम करते हैं, याद रखना। हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, चाहे ECG मशीन हो या डायलिसिस मशीन हो, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप एनालॉग कंप्यूटर के और निकालने जाएंगे तो आपको थर्मामीटर भी मिलेगा, है ना, या आपके पास में जो सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप मापक यंत्र होता है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बाइनरी कोड की बात हो रही है, तो बाइनरी कोड्स के रूप में कौन सा कंप्यूटर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर जितने भी है वो इसी में कैलकुलेशन करते हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर कौन सा है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली मतलब ब्रेन। तो कंप्यूटर, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि ब्रेन की तरह कॉपी कर सकता है। हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया कि हमने एम्बेडेड कंप्यूटर भी पढ़ा है, वहीं पर हम एक और कंप्यूटर देखते हैं जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आने वाला है। वो क्या करता है, तेजी से नकल करने वाला, ब्रेन की तेजी से नकल करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। हमारे पास में IBM चिप्स परम 10000 है, ये तो सुपर कंप्यूटर का अपडेटेड वर्जन है। क्वांटम हमारे पास में सुपर कंप्यूटर। तो हमारे पास में जो नकल करने वाला ब्रेन है ना, ये नकल करने वाला कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, बेसिकली वो हमारे पास में कौन सा, वो हमारे पास में है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, और ये प्रतिभास है ना, समय के प्रतिभास पर काम करता है, ये भी आप याद रखना। बड़ी सी ऐसे मशीन आपने देखी भी होगी डिस्प्ले में, बहुत बार हमको सर्च करो तो दिख जाती है। तो क्वांटम कंप्यूटर को याद रखना, तेजी से नकल करने वाला कंप्यूटर है। अगला है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अभी जो चल रही है जनरेशन 5th जनरेशन है, जैसा कि हमको पता है। और इस जनरेशन में सबसे ज्यादा बोलबाला है किसका, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये जो पीढ़ी है 5वीं पीढ़ी, ये पूर्णतः
हम बात करें काम कर रही है तो किस पे काम कर रही है, एआई पर ही काम कर रही है। कंप्यूटर के पास में सब कुछ होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, तो उसको ब्रेन देने का प्रयास किया जा रहा है, दिमाग देने का प्रयास किया जा रहा है ना, जो सोचे और समझे। तो हमारे पास में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी माइक्रो कंप्यूटर ये तो होंगे नहीं, पहले क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, किसकी बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? हालांकि इस प्रश्न में दुविधाएं रहती है ना, पहले बहुत ज्यादा सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया, मैं वही आंसर आपको बता देता हूं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो एनईएक को कहा गया है, ठीक है। और फिर जो यूनिवेक रहा था उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। हालांकि हम बहुत बार कहीं बहुत जगह पढ़ते हैं कि एनईएक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इस तरीके से भी हम वहाँ पर पढ़ लेते हैं। पर फिलहाल याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आता है तो इसका राइट आंसर हम लगा सकते हैं, किसको, एनईएक को लगा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। मेन मेनू से सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर को जो कमांड का एक्स्ट्रा सेट डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं? आपने मेन मेनू पर क्लिक कर दिया, मेन मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर कमांड्स का एक एक्स्ट्रा सेट और दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? है ना, कि आपने एक कोई मेनू पर क्लिक किया, मतलब एक ऑलरेडी आप मेनू था, मेनू में से आपने कोई टूल सेलेक्ट कर लिया, जैसे आपने टूल सेलेक्ट किया उसके बाद उसमें आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? नॉर्मली हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हमने कोई मान लो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हमने ओपन किया, Ctrl+D लगाया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, है ना, या हम वहाँ पे रिबन पे हमको दिख रहा है आइकन, हमने क्लिक किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो रिबन वाले जो पोर्शन में जहाँ से हमको बटन था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, वो तो मेन्यू हो गया पूरा। उसको ओपन करने के बाद फिर एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें किसी पे क्लिक करो तो उसके अंदर और लिस्ट आती है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेसिकली, जैसे हम पढ़ते हैं डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी आ रही है क्या कहलाएगी? सब डायरेक्टरी। फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर आ रहा है तो क्या कहलाएगा? सब फोल्डर। वैसे ही मेन्यू के अंदर अगर एक और मेन्यू आपको मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? सब मेन्यू कहलाएगा। तो डायलॉग बॉक्स तो नहीं कहलाएगा क्योंकि उससे डायरेक्ट लॉन्च हमारा हो गया है। मेन्यू सिलेक्शन, सब मेन्यू और ऑल ऑफ दिस, तो क्या कहलाने वाला है? वो सब मेन्यू कहलाएगा। याद रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? BARC को आप जानते भी होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो हमारे पास में है उसकी बात हो रही है। तो उसने भी सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है संस्थान ने। कौन सा है हमारे पास में? चिप्स। अब सुपर कंप्यूटर की बात होगी तो चिप्स की बात होगी क्या? चिप्स तो नहीं होगा भैया। हमारे पास अनुपम है, फ्लो सॉल्वर है हमारे पास में, परम पद्मा हमारे पास में है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर इसका बता दूं, पहले तो इसी का बता देता हूँ कि इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण मतलब BARC इसने किया है, अनुपम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, याद रखिएगा, है ना। वहां पर अगर हम फ्लो सॉल्व की बात करें या परम की बात करें या फ्लो सॉल्व की सीधे सीधे हम बात करें, इसके पहले हमने प्रश्न देखा था सीडेक और पुणे, है ना, उसने डेवलप किया है किसको? इसको। तो अगर इसका भी प्रश्न आएगा तो आप लगा देना। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड सर्विसेज का क्या अर्थ है? वैल्यू एडेड सर्विसेज, देखिए वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे अभी हम लोगों ने दिए थे कि आप लोग अगर मॉक टेस्ट लेते हो तो उसके साथ में आपको क्या मिल जाता है? टाइपिंग के जो प्रैक्टिस है वेबसाइट के ऊपर, है ना। कहाँ मिलेगी? वेबसाइट पे जाकर सेम नंबर मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो वहाँ पे आप टाइपिंग सेम वैलिडिटी तक के, कि जब तक मॉक टेस्ट की वैलिडिटी है तब तक के वहाँ पे टाइपिंग आप फ्री कर सकते हो। तो ये क्या किया हमने? एक्स्ट्रा चीजें उसमें जोड़ दी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वैल्यू एडेड मतलब जितना पैसे आप दे रहे हो उतने ही पैसे में आपको एक्स्ट्रा चीजें वहां पर मिल जा रही है, वो कहलाती है हमारे पास में वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमियम, तो ऑलरेडी प्रीमियम मतलब कि उसको आपको पैसे लगेंगे, है ना, प्रीमियम में आपको पैसे लगते हैं। फिर अब आपका एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा हो जाएगा, एडिशनल सर्विसेज है और बेटर वैल्यू फॉर डिस्काउंट है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा? एडिशनल सर्विसेज, मतलब आपको उतने में ही क्या दिया रहा है? एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जा रही है। ठीक, तो याद रखिएगा एडिशनल सर्विसेज कहलाता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ? विंडोज 1
है ना। विंडोज 1 कब लॉन्च हुआ, तो याद रखना विंडोज 1 लॉन्च हुआ है 1985 में, 1985 में। हालांकि उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो जानकारी जो मिलने लगी थी या अवधारणा जो पता चलने लगी थी वो 1983 में पता चलने लगी थी, लेकिन 20 नवंबर 1985 को उसको लॉन्च किया गया विंडोज 1 को, याद रखिएगा। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस हमारा बेसिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, मुख्य इनपुट डिवाइसेस में उसको हम रख लेते हैं बहुत बार। इसका आविष्कार किसने किया है, तो आप याद रखेंगे डगलस एंजेलबर्ट को। डगलस एंजेलबर्ट जो हमारे पास में है, डगलस एंजेलबर्ट, है ना। तो इन्होंने जो है माउस का आविष्कार किया था, और जो पहला माउस बना था वो लकड़ी का बना था। एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन यहाँ पे आपको जरूर दे दूं मैं कि हमने पढ़ा है माउस का आविष्कार, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया या ऑप्टिकल माउस किसने प्रस्तुत किया, तब राइट आंसर लगाएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑप्टिकल माउस माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाएगा। और एंजल बर्ट ने जो माउस आविष्कार किया था वो लकड़ी का था, है ना, ऐसा भी याद रखें। बिल गेट्स और बाकी इनको तो आप जानते हो। स्टोरेज डिवाइस प्रति सेकंड स्टोरेज मीडियम से कंपोनेंट तक जितना डेटा मूव कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस प्रति सेकंड स्टोरेज मीडियम से कंप्यूटर तक डेटा मूव कर सकता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कितना डेटा वो मूव कर पाएगा उसकी बात हो रही है। हमारे पास में बोल रहा है डेटा माइग्रेशन। डेटा माइग्रेशन मतलब तो समाहित कर लेने वाली बात है, तो ये नहीं होगा। डेटा डिजिटाइजेशन रेट मतलब कि डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में जो दर जा रही है, जितनी स्पीड से हो रहा है उसकी बात हो रही है, या तो हमारे ट्रांसफर की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर वहां पर डेटा ट्रांसफर रेट, तो डेटा ट्रांसफर रेट हमारा सही हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस से सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम में डेटा ले जाने की दर क्या कहलाती है? आपकी डेटा ट्रांसफर की दर कहलाएगी या डेटा ट्रांसफर की रेट कहलाएगी। डेटा एक्सेस रेट जो होता है, तो डेटा तक पहुंचने में लगने वाला समय, ये कहलाता है डेटा एक्सेस रेट, याद रखना। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? यहाँ पे लैंग्वेजेस दी है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसकी बात हो रही है। जैसे जावा की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जावा पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये लैंग्वेज होती है। फॉक्स प्रो की अगर हम बात करें तो फॉक्स प्रो हमारे पास डेटाबेस डेवलपमेंट लैंग्वेज है। डेटाबेस डेवलपमेंट करने की क्या है? लैंग्वेज है। तो ये भी भाषा हमारे पास में, इस पर कोड हमको मिलते हैं लगाने के लिए। पर्ल हमारे पास में, पर्ल भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ओरेकल हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कंटेंट इसमें हमारे पास में है, इसलिए ये हमारे पास में क्या है? लैंग्वेज नहीं है। इसका प्रॉपर क्या मिलती है आपको? सॉफ्टवेयर मिलता है। ओरेकल इंस्टॉल करो, देन उसमें आपको फिर जैसा यूज करना है वैसा करिए। तो ये सॉफ्टवेयर है, बाकी लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग कार्य किस प्रकार करना है? अच्छा, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाला इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? मतलब प्रोसेसिंग, कोई काम अगर करना है तो हम कंप्यूटर को बता रहे कि भैया ऐसे ऐसे करना है, तो वो कौन बताएगा? उसका जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, निर्देशों का समूह होता है, वो क्या कहलाता है ना। तो अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास पढ़ी होगी तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह कहलाता है भैया प्रोग्राम, है ना, कि जिसमें बराबर क्या है? स्टेप बाय स्टेप क्या है? सारे रूल्स दिए गए हैं। उन नियमों का समूह क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। मेमोरी मॉडल या इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? प्रोग्राम्स आएगा। रैम को कंप्यूटर प्रोसेसर का क्या कहा जाता है? रैम को अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसर से कंपेयर करके देखें कि जो रैम है वो कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए कैसे काम करती है, उसके लिए क्या है? हमारे पास में फैक्ट्री है क्या? कुछ निर्माण होता है क्या? उस पर नहीं होता है। वेटिंग रूम हमारे पास में दे रहा है। ऑपरेटिंग रूम, क्या वहाँ पे कुछ ऑपरेशन होता है क्या? रैम में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सारा कुछ कहाँ प्रोसेसर करेगा। प्लानिंग रूम, यहाँ पे कोई प्लानिंग होती है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो बेसिकली जब भी हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करें तो कहा जाता है वो सारा का सारा काम रैम में। रैम के बाद फिर अपनी बारी आने के बाद कहा जाएगा वो प्रोसेसर के बाद में प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया, बाहर फेंका, कहाँ भेजेगा? वापस रैम में भेजेगा या आउटपुट डिवाइस से भेजेगा। तो याद रखना हमारे पास में क्या कहलाएगा? वो रैम सीपीयू के लिए या प्रोसेसर के लिए क्या कहलाएगा? वेटिंग रूम कहलाएगा, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए। सी बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है? सी बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है? हमको बोल रहा है लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम और हाई लेवल।
देखिए इसमें से एक भी लो लेवल की नहीं है, इसमें से एक भी क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। सिस्टम प्रोग्रामिंग, इसमें से कोई भी सिस्टम प्रोग्रामिंग भी नहीं है, कोडिंग नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो लैंग्वेजेस है, भाषा है, ये कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम के हिसाब से आंसर पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर सी की अगर हम बात करें, सी लैंग्वेज की, तो सी को बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे कंटेंट्स में मिडिल लेवल भाषा कहा गया है, मध्य स्तर की भाषा। लो लेवल और हाई लेवल के बीच में ब्रिज का काम करती है सी लैंग्वेज। सी के अपडेटेड वर्जन हमको सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये हमको आगे मिलते हैं पढ़ने के लिए। अब चूंकि यहाँ पर उसने सी को इन लोगों के साथ में रखा हुआ है, और ये सारे क्या है हमारे पास, सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और यहाँ प्रश्न में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का ऑप्शन हमको मिल रहा है, इसलिए हम लोग इन सारे ऑप्शन के लिए क्या लगा देंगे, हाई लेवल लैंग्वेज लगा देंगे। ये आंसर पूरी तरीके से 100% कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और सी के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट बताया है, उसको याद रखेंगे। सेपरेटली अगर पूछे तब मिडिल लेवल के साथ चले जाना। किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग चीजें दी गई है, और किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है। प्रोसेसर मतलब कि वही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप होता है, उससे नहीं है। हमको बोल रहा है ड्यूल कोर, तो ड्यूल कोर के नाम से तो हमारा सीपीयू आता है, प्रोसेसर आता है ना, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, इसके नाम से आता है, तो ये सही है। हमसे बोल रहा है कौन सा नहीं है। i7 लेटेस्ट हमारे पास में आई सीरीज पूरी है, तो ये भी आता है। सेलरॉन की अगर बात करें तो हमारे पास में जो प्रोसेसर आते हैं वो सेलरॉन के नाम से भी आते हैं, वो AMD के नाम से भी आते हैं, वो राइजन के नाम से भी आते हैं, ड्यूल कोर के भी नाम से आते हैं, और पूरी आई सीरीज भी हमारे पास में है, पेंटियम के नाम से भी आते हैं। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास में, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि कौन सा नहीं है पूछ रहा था, तो ये नहीं है। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका, हमारे मोबाइल का, एंड्रॉइड मोबाइल का, तो इसको याद रखेंगे। डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, जब भी कोई डेटा प्रोसेस होगा, भाई हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, तो क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली आउटपुट का डेफिनेशन क्या बनता है, प्रोसेस्ड डेटा, मतलब उसको इनपुट दिया गया था, उस इनपुट पे प्रोसेसर ने काम कर लिया है, अब जो परिणाम हमको मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट डेटा है। तो इसे हम ऐसा कहेंगे प्रोसेस्ड डेटा, मतलब पका हुआ डेटा। ठीक, तो प्रोसेस्ड डेटा क्या कहला रहेगा, हमारा आउटपुट कहलाता है, ये आपको याद रखना है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ECS का अर्थ क्या है। बैंकिंग के जो ट्रांजैक्शन है उसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कम आते हैं पर आते हैं। भीम ऐप के क्वेश्चन बहुत सारे रहे हमारे एग्जाम में, तो भीम ऐप कब डेवलप हुआ, पहले कितनी भाषा में आता था, अब कितनी भाषा में आता है, पहले उसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी थी, अभी कितनी है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है, इसको आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक, इंटरनेट रिसोर्सेस की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर क्या यूज करता है। इंटरनेट पर रिसोर्स की लोकेशन, मतलब कोई फाइल है जो इंटरनेट पर है, उसको एक्सेस करने के लिए हमको वेब ब्राउजर में या हम अलग कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, उसके पूरे के पूरे एड्रेस की जरूरत पड़ती है। और वेब पर या इंटरनेट पर किसी फाइल का पूरा जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब UIR, क्या कहलाएगा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा एड्रेस होता है वेब पर, इसको याद रखिएगा। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। लिंकर जो हम कोड अलग अलग बनाते हैं, उन कोडों को आपस में जोड़कर और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देते हैं, इसके द्वारा। केबल हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिका या सिलिकॉन से बना और बहुत अधिक डेटा स्टोर करने में सक्षम कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर हम बात करें कि सिलिका या सिलिकॉन का यूज हमने पढ़ा है, 3rd जनरेशन में IC का निर्माण हुआ है, तो IC चिप जो हमारे पास में होती है वो सिलिकॉन से बनी हुई है, बस इतना याद रखिए, है ना। और उसमें पहले की तुलना में ज्यादा डेटा, मतलब रहता थोड़ा सा ही है, पर पहले पुराने की तुलना में अभी ज्यादा डेटा उसमें प्रोसेस करने के लिए हम भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, निर्देशों के सहित में। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन से जो बना हमारे पास में क्या है, IC चिप होती है, वो याद रखना। कोई भी फाइल अलग अलग सॉफ्टवेयर बनी है। मैग्नेट टेप खुद ही बोल रहा है मैग्नेट से बनी हुई है। डिस्क हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क होती है,
फ्लॉपी डिस्क होती है या हार्ड डिस्क की विंचेस्टर डिस्क होती है। तो फ्लॉपी और विंचेस्टर डिस्क मैग्नेट की बनी होती है और ऑप्टिकल डिस्क किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर है ना, प्लास्टिक की बनी हुई रहती है। तो याद रखना हमारे पास में जो इसका राइट आंसर आएगा वो चिप टी आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा रिक्वेस्ट मिलने के बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या कहलाता है। भाई उसको मिल गई रिक्वेस्ट, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा की क्या मिल गई, रिक्वेस्ट मिल गई। अब रिक्वेस्ट मिलने के बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसफर में, डेटा को ट्रांसफर करने में जो समय लगने वाला है उसे हम क्या कहेंगे। तो बात यहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर की हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टाइम, डेटा इनपुट ये हमारे पास नहीं होता, एक्सेस टाइम हमारे पास में होता है। एक्सेस टाइम डेटा तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये तो हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। मूवमेंट टाइम हमारे पास नहीं होता है। डिस्क ट्रांसफर टाइम, तो हाँ डिस्क ट्रांसफर टाइम जो है ये हमारे पास में डेटा ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस टाइम नहीं होगा, याद रखना एक्सेस टाइम के लिए डेटा तक पहुंचने में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है, ऐसा याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डिस्क के डाटा की बात हो रही है ट्रांसफर करने की, तो हम डिस्क ट्रांसफर टाइम के साथ में चले जाएंगे, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए इसी के साथ हमारे पास में ये 7th नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया और ये 7 नंबर का वीडियो जो है हमारे पास में अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारे को और वीडियो लाने में आसानी होती है। और वीडियो को लाइक शेयर करिए, जरूरतमंद तक के इसको जरूर पहुँचाइए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद।